जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, जेटेट 2024 को ध्यान में रखते हुए एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति पर ये वीडियो होगा दोस्तों, CDP के ऊपर। तो आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी का भी तैयारी कर रहे हैं जेटेट का, या आप CTET की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो से जो है आपका आज का जो आपका टॉपिक है बाल विकास अवधारणा और अधिगम। ठीक है, इस वीडियो में आपको बाल विकास का अवधारणा और अधिगम से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको वन लाइनर के ज़रिए दोस्तों कराया गया है इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है जेटेट वाले और सीटेट वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब आपको जो है एक टॉपिक वाइज जो है वीडियो प्रत्येक दिन CDP का मिलेगा दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति के। तो आप वीडियो सीरीज को ज़रूर देखें और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इसमें अवधारणा और अधिगम को बताया गया है। ये वन लाइनर होगा दोस्तों, और ये हैंड रिटन नोट है और इसके ज़रिए आपको बताया जाएगा। तो जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो दोस्तों, उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। और वीडियो आप अंत तक देखिए। इसके बाद आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जेटेट के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है। बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति के ऊपर ये आधारित है। और आज का जो टॉपिक है आपका, वो बाल विकास की अवधारणा और अधिगम। ठीक है, अवधारणा और अधिगम से ही जितने प्रश्न आपके महत्वपूर्ण बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को वन लाइनर के ज़रिए इसमें शामिल किया गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किसके अनुसार जो है बाल विकास संगठित एक प्रक्रिया है। तो ये जो बताया था आपका ऑल्सन एंड हुज के द्वारा जो है ये संगठित प्रक्रिया आपका अवधारणा में बताया गया है बाल विकास में। इसके बाद है आपका कि चाइल्ड डेवलपमेंट का अधिगम जो है वह किसने बताया था, तो रॉबर्ट रिचर्डसन सीरियस के द्वारा जो है ये बताया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट अधिगम जो बताया है, किसने बताया है, तो रॉबर्ट रिचर्डसन सीरियस के द्वारा बताया गया है। और इनका जन्म जो हुआ था वह 1908 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आगे पॉइंट हम देखें तो अगला पॉइंट है आपका कि बाल विकास का अभिप्राय क्या होता है। बाल विकास का जो अभिप्राय है उसका मतलब क्या होता है, या किसे कहते हैं बाल विकास। तो बाल विकास से मतलब होता है कि बालकों का शारीरिक, मानसिक, संवेगिक, भाषीय तथा सामाजिक रूप से जो विकास करते हैं, उसी को जो है बाल विकास कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास जो है समस्त प्राणी में होने वाली कौन सी प्रक्रिया है। विकास जो होता है सभी प्राणियों में, ये कौन सी प्रक्रिया है, तो प्रगतिशील। ये कौन सी प्रक्रिया है, प्रगतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कि विकास परिवर्तन श्रृंखला क्या है। विकास का जो परिवर्तन श्रृंखला है वो क्या किसे कहते हैं, तो बालक जो भ्रूण अवस्था में, यानी कि जब वो माँ के पेट में रहता है और वहाँ से जो है प्रौढ़ अवस्था, यानी कि जो मृत्यु तक जो उसका समय होता है, उसी को जो है आप विकास में परिवर्तन का श्रृंखला कहा जाता है। आगे पॉइंट देखते हैं कि बाल विकास अंतर्गत विकास की विशेषताएं क्या होती है। बाल विकास में जो इसके अंतर्गत है, विकास का विशेषता क्या क्या होता है। तो बाल विकास के अंतर्गत जो विकास का विशेषता है वह आपके कौशल का निखार, योग्यता, व्यक्तित्व और सामाजिक, ये 4 चीज़ों का जो है आपके बाल विकास के अंतर्गत विकास होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बालकों के विकास पर प्रभावी कारक
कौन कौन सा होता है, बालक के ऊपर जो प्रभावी कारक है विकास में वह कौन कौन होता है, तो आपका वंशाक्रम होता है और गर्भ स्थिति जो होता है गर्भ स्थिति, ठीक है, गर्भास्थिति की बात करें या फिर वंशानुक्रम, ये दोनों जो प्रभाव है वो बालकों के विकास के ऊपर पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि अभिवृद्धि तथा विकास का क्या अर्थ होता है, ये दोनों का क्या अर्थ होता है। और आपको बता दें कि अभिवृद्धि तथा विकास जो है ये एक दूसरे का पूरक होता है, ठीक है, एक दूसरे का पूरक होता है। तो अभिवृद्धि जो होता है, अभिवृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित होता है। अभिवृद्धि क्या होता है, ये शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जबकि विकास का अर्थ जो होता है वह शारीरिक तथा मानसिक दोनों से होता है। विकास का जो संबंध है वह शारीरिक और मानसिक ये दोनों से होता है, लेकिन कि अभिवृद्धि जो है ये केवल शारीरिक विकास से होता है। और अभिवृद्धि और विकास जो है ये एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि आपका हरलॉक महोदय ने आपका बाल विकास जो है मुख्य रूप से व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में विभाजित किया है। हरलॉक महोदय के द्वारा आपका जो है बाल विकास को व्यवहार, रुचि और लक्ष्य ये 3 चीज़ों में जो है व्यक्त किया गया है, ठीक है। और ये आपका जो किया था वह 1978 में किया था। कब किया था, तो 1978 में किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किसके अनुसार जो है बालकों में सामाजिक गतिशीलता का विकास उसके परिवेश में होता है। किसके अनुसार जो है बालकों में सामाजिक गतिशीलता का विकास उसके परिवेश में होता है, तो इरिक्सन के द्वारा जो है ये बालकों में सामाजिक गतिशीलता का विकास होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि परिवेश क्या होता है, आखिर परिवेश का क्या अर्थ है। तो परिवेश जो है वह व्यक्ति, परिवार, समाज और संस्कृति, ये परिवेश का अर्थ होता है कि या तो व्यक्ति, परिवार और समाज के बीच जो घटनाएं क्रम होती है उसी को जो है आप परिवेश कह सकते हैं। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट है आपका कि किसके अनुसार परिपक्व व्यवहारों का मूल शैशवावस्था के व्यवहार में निहित होता है। किसके अनुसार जो है परिपक्व व्यवहारों का मूल शैशवावस्था के व्यवहार में निहित होता है, तो ये आपका किसने बताया था, तो जीन पियाजे ने बताया था। और जीन पियाजे के बारे में और भी बहुत जानकारियां हम एकत्रित करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किसके अनुसार विकास स्थूल के सूक्ष्म की ओर होता है। किसके अनुसार जो है विकास आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, तो ये भी आपका जीन पियाजे के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। सिद्धांत जब पढ़ेंगे हम तो सिद्धांत में आपको जीन पियाजे ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं उन सभी सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि बालकों में विकास सीखने के साथ क्या परिवर्तन होता है। बालक में जो विकास का जो सिलसिला होता है, वह सीखने का जो सिलसिला होता है, उसके साथ साथ उसका क्या परिवर्तित होता है, तो कार्य करने की क्षमता, यानी कि जितना वो सीखता है उसके अकॉर्डिंग वह काम भी करना चाहता है और काम करने की जो क्षमता है उसका वो भी विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बाल विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। बाल विकास का जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या होता है, तो बालकों में सामान्य व्यवहार का सृजन। देखो किसी भी बालक में अगर उसका प्रमुख लक्ष्य देखा जाए तो लक्ष्य है कि वह जितने बालक अच्छे तरीके से सीखेंगे, अपना व्यवहार, अपना कौशल को जितना निखारेंगे, जितना उसके अंदर सृजन होगा, वही जो है उसका लक्ष्य बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि किसके अनुसार 2% बालक असामान्य अब नॉर्मल रूप में विकसित होते हैं, तो ये किसके द्वारा, तो कार्लो वैलेंटी के द्वारा जो है आपका 2% बालक जो है असामान्य रूप से ही विकसित होते हैं, यानी कि ये गॉड गिफ्टेड जिसे हम लोग बोलते हैं,
वह इसे गॉड गिफ्टेड 2% जो है आपका किसने माना है, कार्लो वैलेंटी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किससे बालकों के विकास के विभिन्न अवयव में गति आती है। किससे जो है बालकों के विकास में विभिन्न अवस्थाओं में गति आती है। तो जब वह कोई भी खेल खेलता है तो उस खेल के जरिए जो है किसी भी बालकों में उसकी अवस्था जो है उसमें गति आता है। ठीक है, उसकी अवस्थाओं में गति आता है खेलों के द्वारा। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट है आपका कि बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने पर किस पर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी बालक का वो शारीरिक रूप से बीमार है तो उसका जो असर पड़ेगा वह किस पे असर पड़ता है, तो उसका मानसिक रूप से भी वह बीमार हो जाता है। ठीक है, अगर कोई बालक या कोई भी व्यक्ति अगर वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वह मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाता है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं कि किसके शिक्षण विधियां बालकों के विकास में महत्व देती है। किसका जो है शिक्षण विधियां बालकों के विकास में जो है महत्व देती है, तो डाल्टन, किंडर गार्टन और मंटेसरी। ठीक है, ये चारों का जो सिद्धांत है और जो शिक्षण विधियां इन्होंने बताए हैं, इन्हीं के शिक्षण विधियों से जो है बालकों के विकास में विशेष महत्व देती है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट आपका है कि बाल मनोवैज्ञानिक अनुसार सीखने से केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है। मतलब जो सीखता है केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है। तो किन परिवर्तनों से होता है, तो अभ्यास और अनुभव से। तो कोई भी बालक जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है सीखने का जो संबंध होता है वह अभ्यास और अनुभवों से होता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। और आप ये ज़रूर मान लीजिए, अगर ये वीडियो आप पूरा करके जाते हैं तो इससे बाहर ना तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और अगर आप ध्यान से कर लेते हैं और एक एक पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो आप निश्चिंत ही 30 में 30 जो है वो स्कोर अपना कर पाएंगे। ये पूरे सीरीज आपको जब दिया जाएगा CDP का, तो आप ये पूरा सीरीज का वीडियो अगर देख लेते हैं तो मेरी गारंटी रहेगी कि आप 30 में 30 अपना स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि अधिगम का उद्देश्य क्या होता है। अधिगम जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो वातावरण के साथ जो है समायोजन की कौशलता प्राप्त करना। जो वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, उस तरह का माहौल में वह ढल जाना या समायोजन होना, उसकी कौशलता प्राप्त करने से होता है। ठीक है, अधिगम का उद्देश्य। आगे पॉइंट देखते हैं कि अधिगम के कारण बच्चों में क्या होता है। अधिगम के कारण जो है बच्चों में क्या होता है, तो समस्या समाधक, यानी कि किसी भी समस्या का वह जो है बच्चा खुद से समाधान कर सकता है। अगर उस बच्चे में अधिगम की क्षमता जो है वह विकास तो हो जाता है, तो वह बच्चा जो है किसी भी समस्या को जो है वह समाधान करने के लिए समाधक के रूप में, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में वह निखरता है। आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट है आपका कि सीखने की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन होता है। सीखने की प्रक्रिया में जो है क्या परिवर्तन होता है, तो उसका व्यवहार जो है वो परिवर्तन होता है। जब कोई सीखता है और सीखने के बाद जो है वह खुद अपने आप को अच्छे व्यवहारों में, मतलब वो सीखने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ढालने का कोशिश करता है, इसलिए जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। आगे पॉइंट है कि अभिग्रहण क्या होता है। अभिग्रहण जो है वो क्या होता है, तो बच्चे रट कर या समझ कर जो सीखते हैं उसी को क्या कहा जाता है, अभिग्रहण कहा जाता है। अभिग्रहण किसे कहा जाता है, तो जो बच्चे रट कर या समझ कर किसी चीज़ को सीखते हैं उसे अभिग्रहण कहा जाता है। इसके बाद है कि संवेदन गति अधिगम का उदाहरण क्या होता है। संवेदन जो गति है उसका उदाहरण क्या होता है, तो जैसे आप साइकिल चलाना, ये संवेदन गति है।
तैरना संवेदन गति है, चित्र बनाना संवेदन गति है। आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि संवेदन गति का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है, तो आपको इनमें से कोई एक दे दिया रहेगा और आपको उसमें से सही टिक करना है। तो आपका साइकिल चलाना, तैरना, चित्र बनाना आदि, ठीक है, ये आपका संवेदन गति अधिगम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गमक, गमक अधिगम क्या होता है। गमक जो अधिगम है वह क्या होता है, जब बच्चों के अंगों का संचालन एवं नियंत्रण करना सीखता है। जब बच्चा जो है अपने अंगों का, अपने शरीर के अंगों का संचालन करना और उस पर नियंत्रण करना जब सीखता है तो उसी को जो है गमक अधिगम कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका बौद्धिक अधिगम क्या होता है। बौद्धिक अधिगम जो है वो क्या होता है, तो बालक जब परिस्थितियों को देखकर या सुनकर प्रतिक्रिया करता है, यानी कि जब बालक परिस्थितियों को देखता है और उसे सुनता है और फिर वह अपनी कुछ रिएक्शन देता है या प्रतिक्रिया करता है तो और सीखता है, ठीक है, प्रतिक्रिया करता है और सीखता है, उसी को जो है बौद्धिक अधिगम कहा जाता है। आगे पॉइंट देखें। आगे पॉइंट है आपका कि प्रत्यात्मक अधिगम क्या होता है। प्रत्यात्मक अधिगम जो है वो क्या होता है, तो जब परिस्थितियों के साथ तर्क और कल्पना चिंतन करने लगता है, यानी कि जब बालक जो है किसी परिस्थितियों के साथ वह कुछ उस पर तर्क देने लगेगा, जो भी परिस्थिति रहेगा उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग तर्क देने लगेगा या फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ सोचने लगेगा, कुछ कल्पना करने लगेगा और चिंतन करने लगेगा, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, तो प्रत्यात्मक अधिगम कहा जाता है। इसके बाद आगे हम बात करें तो रसानुभूतिपूरक अधिगम जो है वो क्या होता है, तो जब बच्चे में भावुकतापूर्ण या घटनाओं से प्रभावित, कोई भी घटना से प्रभावित या वह भावुक हो जाता है किसी बातों को लेकर के, तो उसका जो मूल्यांकन और गुण का वर्णन करे, यानी कि जब वह उसके मूल्यांकन करे भावुकतापूर्ण और उन घटनाओं के प्रभावित के बारे में वह खुद मूल्यांकन करे और उनके गुणों का अगर वर्णन करे तो इसी को जो है रसानुभूति पूरक अधिगम कहा जाता है। आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट है आपका कि बालकों का विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। बालकों में जो विकास की जो प्रकृति पाई जाती है, विकास का जो धारणा है वह प्राकृतिक और सामाजिक, ये दोनों रूप से जो है बालक विकास करते हैं। आगे पॉइंट बात करें तो आगे पॉइंट है आपका कि अलग अलग आयु में अभिवृद्धि और विकास भी अलग अलग होता है। अलग अलग जो उम्र है उस उम्र में किसी भी बालक का अभिवृद्धि और उसका विकास जो है भी अलग अलग होगा। जैसे कि अगर 10 साल का बच्चा की बात करें या 15 साल की बच्चा की बात करें तो 15 साल की बच्चा का जो है वो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता अलग होती है और 15 साल के जो बच्चे हैं उसकी सोचने और समझने की क्षमता अलग होती है। और ये परिवर्तन आपका लड़कों और लड़कियों में भी देखा जाता है। लड़कियां जो है ऐसा नहीं बोल सकते हम कि 10 साल का लड़की है और 10 साल का लड़का है तो दोनों में जो है समान आपका अभिवृद्धि होगा और विकास होगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि लड़कियां ज़्यादा डेवलप कर जाए या फिर हो सकता है कि लड़के ही ज़्यादा डेवलप कर जाए, ठीक है। तो ये हम नहीं तय कर सकते कि जो आयु के अनुसार लड़कों और लड़कियों में जो है वो बौद्धिक स्थिति भी उसका समान होगा, समान नहीं बल्कि अलग अलग होगा। आगे पॉइंट देखते हैं कि बालकों का सभी पक्षों का विकास समान गति से नहीं होता है। बालक में जो है जितने भी उसके पक्ष हैं उसका विकास जो है समान गति से नहीं होता है बालकों में, ठीक है, लड़कों में। इसके बाद आगे पॉइंट देखें। आगे पॉइंट है आपका कि व्यक्ति का विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक का मापन नहीं किया जाता है। किसी भी व्यक्ति जो विकास करता है उसका मात्रात्मक या फिर गुणात्मक आप उसका नाप नहीं सकते हैं या माप नहीं सकते हैं दोस्तों। उसको केवल जो है उसका निरीक्षण कर सकते हैं आप, ठीक है, केवल उसका
निरीक्षण किया जाता है। तो ये था आपका दोस्तों CDP का जो आपका बाल विकास अवधारणा और अधिगम है, इससे संबंधित प्रश्न थे। और इससे संबंधित आपसे एग्जाम में अगर किसी तरह का भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित है आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आपसे छूटेगा नहीं। आप क्योंकि इससे बाहर प्रश्न आपका बन ही नहीं सकता है इसमें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो बाल विकास के सिद्धांत एवं अवधारणाएं, ठीक है, ये रहेगा। कुल आपको इसमें जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं बाल विकास के अंतर्गत, जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको जो अभी बताया गया वो 1 नंबर में अधिगम और अवधारणा बताया गया आपको। इसके बाद जो है इसका आपका सिद्धांत और अवस्था बताया जाएगा, सिद्धांत और अवस्था। इस तरह से आपको टॉपिक जो है पढ़ना है। तीसरा टॉपिक में आपको जो पढ़ना है वह बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा। तो ये आपके सिलेबस में सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। और इन सारे टॉपिकों को आप अगर कवर कर पाते हैं और पढ़ के जाते हैं तो निश्चिंत ही आप मानिए कि आपका जो 30 में 30 है वह आसानी से आप उठा सकते हैं नंबर। इसके बाद चौथा जो टॉपिक आपका बनेगा वह सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। पांचवा आपका वैश्विकीकृत भिन्नताएं है। छठा में आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। सातवां में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जो शिक्षा है उसके बारे में जानना है आपको। आठवां जो है अर्थ और उसकी प्रकृति जानना है। नौवां में बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं ये जानना है आपको। इसके बाद 10वां में जो है आपका शिक्षण अधिगम की जो मूल प्रक्रिया है उसके बारे में जानना है। अभिप्रेरण और सीखना ये क्या होता है इसके बारे में जानना है। पूरक अध्ययन सामग्री, यानी कि ये आपका कुल 12 टॉपिक जो है इस पे आपके सिलेबस हैं दोस्तों CDP का। और ये 12 टॉपिक को अगर आप कवर करके जाते हैं तो आप निश्चिंत मानिए कि आपका 30 में 30 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाएगा। और ये 12 टॉपिक जो है आपको इस चैनल के माध्यम से जो है एक एक वीडियो करके करा दिया जाएगा कवर दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारा ये जो मेहनत है, जो आप लोगों के लिए हम नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, कंटेंट को पॉइंट टू पॉइंट जो है वो निकालते हैं, तो इतना मेहनत आपके लिए अगर हम करते हैं दोस्तों तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कीजिए कि एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा मेहनत का जो फल है वो थोड़ा सा मिल सके। तो चलिए फिर आप लोगों से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।